कक्षा 9 के छात्र, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें अब जब मान लो घर पे बैठे आपको एग्ज़ाम लिखने का समय आ गया है, शायद हो सकता है कि हम फिर फेस टू फेस ना मिल सके। तो पिछली बार जब आपने सेकेंड टर्म एग्ज़ाम लिखा था, आई हैव गाइडेड यू हाउ यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। फिर भी मैंने जब भी पेपर में चेक करता हूँ, मुझे हमेशा आपकी तरफ से कोई ना कोई गलती मिलती है। एक तो पहली गलती आप में से कहीं ये दोहराते कि मैं कई बार कहकर थक चुका हूँ कि आपको सेक्शन वाइज आंसर लिखने के हैं। यदि एक सेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद यदि जो पेज चालू उसमें आपने केवल एक लाइन लिखी है, तो भी आपको पेज बदल कर दूसरे पेज से नया सेक्शन चालू करने का। लेकिन फिर भी आप में से कई है कि जो ये इंस्ट्रक्शन को सुनते नहीं है। It will create a serious problem to you if you are next year if you are going to write down the board exam. So please be accurate while writing the exam. एक एक इंस्ट्रक्शन को बराबर समझो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अपनी तरह से जो मन में आए वो लिख डालते हो, दिस शो दैट यू आर वेरी केयरलेस इन स्टडी। इसलिए मैं फिर आपको एक पिछले साल का अप्रैल 2019 का पेपर वापस भेज रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि जो रिड्यूस सिलेबस है उसके भी क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन पेपर इज ओनली फॉर द एग्जाम्पल। ओके, तो विभाग ए की जो गद्य पर आधारित है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप खाली सही जो विकल्प आता है वो आप दो में से कोई भी एक लिख सकते हैं। खाली शब्द लिखो, आंसरिंग वर्ड, नो प्रॉब्लम, 1 और 2 के लिए। और क्वेश्चन नंबर देखो कंटिन्यूस है, आपको क्वेश्चन नंबर ब्रेक नहीं करने के, यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। अगेन मैं उस बार भी दोहरा कर मर गया क्लास में। आप लोगों में से कई ने खाली वाक्यांश लिखा है कि जो सही है, ये नहीं करने का है, आपको पूरा वाक्य फिर से लिखने का है। मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि, अब जो 3 में से जो सही है वो आपको दोबारा लिखने का है सही के साथ जोड़कर, कि मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। इस तरह से पूरा वाक्य आपको लिखने का है, बराबर। फिर जो नेक्स्ट है वो प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे। यहाँ पर भी आपको प्रश्न के क्रम जो है वो चेंज नहीं करने के। 5, 6, 7, 8 4 प्रश्न और 4 मार्क के। फिर 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, तो 2 प्रश्न 2 मार्क के। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न इंटरनल ऑप्शन में मिलता है और जो इंटरनल ऑप्शन में है उसी के ऑप्शन में दूसरा दिया गया है, तो उसी में से आपको लिखने का है। यहाँ जनरल ऑप्शन नहीं है, इंटरनल ऑप्शन है। और 2 में से केवल एक ही लिखने का है। दोनों लिखेंगे तो भी खाली 1 का मार्क मिलेगा। और खाली 12-12 नंबर का क्वेश्चन लिखा तो 12 के 1 का ही मार्क मिलेगा, दूसरा 11 के नंबर का नहीं लिखा है तो उसके मार्क ही नहीं मिलेंगे। तो ये 4 मार्क के 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 8 मार्क के 12 के ऑप्शन में दूसरा 12वां क्वेश्चन पूछा गया है। फिर विभाग बी है वो पद्य पर आधारित है। और आप याद रखना कि पद्य विभाग में जो 2 कविता नंबर 1 एंड 20 है जो लर्न करने की, वो इसमें भी फाइनल एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो इसमें भी सेम थिंग है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप जो सही विकल्प है उसको आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं, खाली पूरा वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद एक एक वाक्य में उत्तर दिए, उसके 4 प्रश्न 4 मार्क। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, 2 प्रश्न और 4 मार्क, यानी कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन। और फिर पद्य पर आधारित 4-4 मार्क के 2 प्रश्न, कि जिसमें 23 नंबर के क्वेश्चन के ऑप्शन में 23 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 22वां नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है। सो इंटरनल ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन नहीं है। तो दोनों 4-4 मार्क के क्वेश्चन है, 8 मार्क। और यहाँ पर विभाग बी खत्म होता है, आप नए पेज से आप विभाग सी शुरू करेंगे। तो विभाग सी में निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरा लिखना है, उसके सामने उसका अर्थ लिखने का है, और फिर
उस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। इस तरह से 2 मुहावरे पूछे गए, तो दोनों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करके मुझे आंसर देना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे। फिर कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसमें केवल आपको कहावत का अर्थ ही लिखने का है, दूसरे कुछ नहीं। फिर वाक्य को शुद्ध कीजिए, आंसरिक रूप में आपको वाक्य लिखने का है कि उसके मुंह से फूल गिरते हैं, तो फूल हम गिरते नहीं लिखते, फूल झड़ते हैं ऐसा लिखते हैं, तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, पूरा वाक्य लिखने का है, बराबर। फिर शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए, 2 प्रश्न 2 मार्क, पर्यायवाची भी 2 प्रश्न 2 मार्क, शब्द समूह के लिए 1 शब्द 2 प्रश्न 2 मार्क, संधि जोड़िए संधि छोड़िए, इसमें साथ में पूछा गया है। हो सकता है कि जो दूसरा पेपर हो उसमें पहला क्वेश्चन बने 36वां, निम्नलिखित संधि को जोड़िए 1 मार्क के लिए और संधि को छोड़िए 1 मार्क के लिए। फिर भाववाचक संज्ञा बताइए, तो जो भाववाचक संज्ञा इसमें है वो आपको छांट कर बताने की है, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 2-3 भाववाचक संज्ञा नहीं होती है किसी भी में, एक ही होती है। मान लो मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा शक्ति है, खाली शक्ति। आप में से कोई कहीं है तो 2-3 लिख डालते, फिर उसमें से एक सही है तो उसका कोई मार्क नहीं मिलता है, केवल सही लिखा है उससे उसी को मार्क मिलेगा। फिर कर्तुवाचक संज्ञा, कर्तुवाचक संज्ञा आपको कई बार समझा चुका हूं, फिर भी आप गलत करते। कर्तुवाचक संज्ञा माने जिसमें में कर्ता का बोध हो। वो कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो जो कविता करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो कवि। तो यहाँ पर कवि कर्तुवाचक संज्ञा है। कवि सत्य शिवम और सुंदर के आराधक है, तो आराधना करने वाला आराधक। मानता हूं कि यहाँ कवि भी है, लेकिन ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है, लेकिन मूल जो आंसर है वो आराधक है, आराधना करने वाला आराधक। ओके, तो ये जो है वो कर्तुवाचक संज्ञा। कर्तुवाचक संज्ञा मीन्स जो क्रिया का कर्ता हो उसका जो भाव आता है, खेल खेलने वाला खिलाड़ी, समीक्षा करने वाला समीक्षक, बराबर, इस तरह से। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए, तो जो विशेषण शब्द है वही आपको लिखने का है। फिर समास पहचानिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको चालू क्लास में ही मैं आपको बराबर एक्सप्लेन करके समझा चुका हूँ। फिर ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए कि विचार विस्तार स्पष्ट कीजिए। तो इस समय जो 9th स्टैंडर्ड में जो कबीर के दोहे थे, तो कबीर के दोहे हमने पढ़ाई में नहीं थे, वो एक्सक्लूड किए गए थे, इसलिए वो शायद आप में क्या पढ़ाई में नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विचार विस्तार में नहीं पूछे जा सकते। विचार विस्तार में आप स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 9 तक जो भी दोहे वगैरह पढ़े हैं, फिर वो चाहे कबीर का दोहा हो, रहीम का दोहा हो या तुलसी का दोहा हो, तो आपको पूछा जा सकता है और आपको उसका विचार विस्तार लिखने का होता है। मान लो मैं इसमें से एक आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, तो संत मिले सुख उपजे दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ होय। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने संत का जो महत्व है वो हमें बताया है कि हमारे जीवन में किसी संत से यदि हमारा मिलाप होता है तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि संत को मिलने से, संत के हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। और इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में किसी दुष्ट का आगमन होता है या तो किसी दुष्ट के साथ हमारी मित्रता होती है, तो हमारे जीवन में दुख ही दुख आएगा, क्योंकि बबूल के पास रहने से संभवत है कि हमें कांटे लगे ही लगेंगे, बराबर। तो इसलिए हमें हमेशा ये ख्याल रखना है कि दुष्ट की सोबत से, दुष्ट की संगत से हमें दूर रहना है और संत की संगत हमें करनी है। और इस संत की हमें जहाँ तक हो सके हमसे सेवा करनी चाहिए, क्योंकि संत की सेवा करने से हमारा जीवन जो है वो कृतार्थ हो सकता है, हमारा जीवन सफल हो सकता है, हम जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। यदि आपको पता नहीं है कि दोहा किसका लिखा हुआ है, तो आप उसके लेखक का नाम न लिखिए, कवि का नाम न लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आपको पता है और यदि आप उसके कवि का नाम लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात बनती है, शायद आधा मार्क ऐसे ही बढ़ सकता है। तो 3 मार्क का प्रश्न है, तो आपको अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेनेशन करने का है।
जिस तरह से मैंने संस्कृत में आपको सिखाया है उसी तरह से। फिर रूपरेखा दी गई है, उस रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखनी है। फिर उसके अथवा में आपको एक अहवाल लेखन दिया गया है। अहवाल लेखन माने रिपोर्ट राइटिंग, कि मान लो कोई एक जो घटना घटी है तो उस घटना का आप रिपोर्ट करते हैं, उसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग यदि पूछा जाए तो उसमें से जो घटना होती है उसका टाइटल बनाने का होता है कि भाई आंखों देखी हुई घटना है तो पुस्तक प्रदर्शनी का अहवाल है तो पुस्तक प्रदर्शनी में। फिर स्थल, समय, दिनांक, ये आप सब लिख सकते हैं। इसके बाद उस घटना में क्या क्या घटित हुआ उसका आपको ब्यौरा देने का है। और इस तरह से केवल 50 या 75 शब्दों के आसपास में तुम्हारा ये अहवाल लेखन जो है वो खत्म हो जाता है। उसका फॉर्मेट सिर्फ इतना है, जैसे मैंने ऊपर टाइटल बनता है रिपोर्ट का कि जो चीज़ आप लिखने जा रहे हैं उसका टाइटल रिपोर्ट में। फिर उसके बाद स्थल, समय और दिनांक, या तो स्थल, दिनांक और समय, और फिर क्या क्या घटना हुई उसके बारे में। या तो प्रारूप के आधार पर पत्र लिखिए। प्रारूप के आधार पर पत्र माने यहाँ पर आपको प्रारूप दिया गया है कि वह 5 आनंद वाटिका, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, फिर पिन कोड दिया गया है। श्री शरद धर्माणी अपने वडोदरा निवासी मित्र राजेश पटेल को हमारे जीवन में बचत का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर पत्र लिखने वाला और पत्र पाने वाले के नाम दिए गए। आप अपना नाम से अपने मित्र को पत्र नहीं लिख सकते हो, बराबर समझना। अपने नाम से अपने मित्र को पत्र नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पत्र लिखने वाले का और पत्र पाने वाले का नाम दिया गया है और एड्रेस भी दिया गया है। तो पत्र लिखने वाला कौन है उसका एड्रेस आएगा ऊपर। तो पत्र लिखने वाला है शरद धर्माणी, जो 5 आनंद वाटिका, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380009, दिनांक। फिर मित्र को लिखते हैं, इसलिए प्रिय मित्र राजेश नाम दिया गया है, प्रिय मित्र राजेश, सादर प्रणाम। फिर जो आपको बचत का महत्व आपको बताना चाहते हो बताइए, और अंत में अभिवादन आएगा कि तुम्हारा प्रिय मित्र शरद धर्माणी, बराबर। तो इस तरह से यदि प्रारूप दिया गया है तो प्रारूप के आधार पर ही आपको जो नाम दिए गए पत्र लिखने वाले का और पत्र पाने वाले का, और जो एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस को आपको लिखने का है। और अंत में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने का है, जो आप जानते हो किस तरह से लिखने का होता है। तो यहाँ पर इस पेपर का जो एक्सप्लेनेशन कि आपको पेपर किस तरह से लिखने का खत्म होता है, याद रखिए कि आप पेपर अच्छे से अच्छे ढंग से लिखने का प्रयत्न करेंगे। यू विल ट्राई टू राइट इन द बेस्ट वे। एक जगह पर लिखकर अच्छे ढंग से, जिस तरह से आप स्कूल में एग्ज़ाम लिखते हो उसी तरह से नियत समय मर्यादा में प्रश्न पेपर लिखने की कोशिश करना। पेपर अच्छे से अच्छे ढंग से लिखना, क्योंकि जिस तरह से आप मुझे पेपर लिख कर देते हो उस तरह से आप कैसे हो इसका मुझे पता चलता है। आप अच्छे हो, आप एकदम एक्यूरेट पर्सन हो, you are good in study, are you interested or not interested, you are writing for showing your knowledge or you are writing for the sake of writing, ये सब का हमें पता चलता है। It is just kind of your personality which you are going to put in front of me while I am going to check your paper. So please try to improve your personality, don't make it bad. Okay, while you are writing the paper, please write nicely in beautiful way. Section wise paper you write, even the section is going to over, you please begin the new section from the new page and write with good handwriting. In the next period I will send you or we will talk with the paper style of Sanskrit. Till the time you study this paper style and try to solve the answer, and in this way you please continue in study so that you can write nicely in the coming exam. Thank you very much.